नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगण मन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन से जारी खूनी बवाल में अब तक कम से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है। कर्फ्यू के बावजूद उपद्रवियों की भीड़ कई जगह पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रही है। साल 2010 के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में हालात इस कदर बेकाबू दिख रहे हैं। सवाल है कि एक आतंकवादी के समर्थन में घाटी में कहां से जुट रही है इतनी बड़ी भीड़। जनगण मन में आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश को कौन शह दे रहा है। हिंदुस्तान में क्या कोई सोच सकता है कि एक आतंकी के मारे जाने के बाद उसके समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए। लेकिन कश्मीर की घाटी में ये आम बात बन गई है। लगातार दूसरे दिन भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती रही। कर्फ्यू के बावजूद कई जगहों पर हिंसक भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी और आगजनी की। जहाँ पे दूर दराज लोग थे, जहाँ छोटी टुकड़ियां थी, जहाँ पे आरओपी की डिप्लॉयमेंट होती है, जैसे यात्रा के लिए की गई थी, वहां पे जब हमले हुए तो कुछ छोटे कम लोग जो वहां पे जमा थे। अब देखिए, दमाल हांजीपुरा में हमारा थाना लूटा गया, वहां पे वही हथियारों से हम पे फायर हुआ, हमारे लोग जख्मी हुए, अभी भी एक आदमी गायब है। तो ये परेशानी जो है वो मतलब बन जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ये अवॉइडेबल सिचुएशन नहीं अवॉइड हो पाती। ये पूरा बवाल हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद तेज हुआ है। बुरहान के एनकाउंटर के खिलाफ घाटी में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और बवाल जोर पकड़ने लगा। हिजबुल का पोस्टर बॉय रहा 10 लाख का इनामी आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए। कर्फ्यू के बावजूद इतने तादाद में लोग यहाँ त्राल पहुंच गए, और सिर्फ वहाँ लोकल लोग नहीं है, वो श्रीनगर से आए और बाकी छोटे छोटे शहरों से भी पहुंचे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी? हिंसक झड़पों में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 250 लोग जख्मी हुए हैं। स्थिति पर नियंत्रण के लिए अनंतनाग, कुलगाम, कोकरनाग, शोपियां, पंपोर, पुलवामा और त्राल में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन भीड़ का बवाल नहीं थमा। ये सब इन आतंकवादियों जो सेपरेटिस्ट है इनके इशारे पर हो रहा है, और ये पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, देशद्रोही हैं। आलम यह है कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते अमरनाथ यात्रा भी 2 दिन से रुकी हुई है और हजारों श्रद्धालु जहां तहां फंसे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसे नाजुक वक्त में भी अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगी हैं। अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो मुझ पे हिंदुस्तानी झंडा या हिंदुस्तान संविधान लागू क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पे है, भारत सरकार पे है। एक तरह से सरकार और जनता के बीच अविश्वास की खाई बहुत बढ़ गई है, इसे पाटना चाहिए। और ये कश्मीर की समस्या विकट समस्या है। हालांकि घाटी में शनिवार के मुकाबले आज हालात थोड़े बेहतर हैं, पर बुरहान समर्थक अभी भी बेकाबू हैं। सवाल है कि कश्मीर में आतंकवादियों के लिए इतनी भीड़ कहां से जुटती है और आखिर वहां पाकिस्तान की साजिशों को हवा कौन दे रहा है। श्रीनगर से आशीष सिंह के साथ अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। तो कर्फ्यू के बावजूद इस कदर हंगामा क्यों बरपा, इस कदर किसने हंगामे को बरपने दिया? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं कमाल हक, स्पोक्स पर्सन है पनुन कश्मीर के, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं, और मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए देवेंद्र राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और उमर अब्दुल्ला के करीबी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं अनिल बलूनी आपके पास आऊंगी। मैं ये जानना चाहती हूं कि कर्फ्यू 7 जगह लगाया गया, उसके बावजूद इस कदर बवाल की 15 लोगों की जान चली गई, पुलिस चौकी पे धावा, ये लोग बोल रहे हैं, इतने लोग घायल हो गए हैं। आखिर राज्य सरकार क्या कर रही है? और आपके साथ मिली हुई पीडीपी की सरकार है वहां पर। देखिए, जो इस वक्त कश्मीर में हालत है, जो श्रीनगर के अंदर हालत है, बड़ा दुखद हालत है और बड़ा दुख है इसका जो जिस तरह के हालात बने हैं। लेकिन देखिए, कश्मीर के अंदर
कुछ ऐसे तत्व हैं जो शांति नहीं चाहते हैं, और कुछ ऐसे तत्व हैं जब आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जाती है। देखिए, जिस तरह चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जा रहा है, बड़े बड़े कमांडरों को मारा जा रहा है, तो बेचैनी बढ़ रही है, और उस बेचैनी का जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार से हो रहा है। और कश्मीर के अंदर आप देखिए कि आतंकवादियों के मरने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, घुसपैठ की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इस सब का कारण है कि वो जो तत्व है वो सक्रिय हुए और पूरी तरह से प्रतिघात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक शीतल जी एक बात कहना है कि कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, साथ में देश के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इन चीजों को हवा देते हैं, जो इस तरह के पृथकतावादी विचारों को हवा देते हैं। अभी आपके सामने जाकिर नाइक का उदाहरण आपके सामने है। आप देखिए, कनेक्शन देखिए शीतल जी, जाकिर नाइक से प्रभावित है बुरहान वानी, और बुरहान वानी से प्रभावित कौन है? उमर खालिद। आज उमर खालिद का एक बयान आया, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीर की बात कर रहे हैं। आज देखिए शीतल जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग राजनीति को छोड़े, कम से कम ऐसे लोगों की तरफदारी करना बंद करें। अब देखिए, राजनीति के कारण तमाम लोग उमर खालिद और कन्हैया के पक्ष में हमारे विरोध में खड़े हो गए। आज वही उमर खालिद आज बात कर रहा है, बुरहान वानी की तारीफ कर रहा है। आज वही उमर खालिद फ्री कश्मीर की बात कर रहा है। तो हम सब लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ते हुए आज पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो पृथकतावादी तत्व है इन सबको मुंहतोड़ जवाब मिले, जिससे ये इस तरह के कामों में बंद करें। ठीक है, देवेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ गए। बेहद अहम है देवेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ना, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं यही कहूंगा कि हालात वहां पे बहुत चिंताजनक हैं और स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे। देवेंद्र जी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए कृपया। जी, उसके बाद आप जितना बोलना चाहते हैं आपको पूरी छूट होगी। मेरा सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला ठीक बुरहान वानी के मारे जाने के बाद स्टेटमेंट देते हैं कि वो कब्र से और ज्यादा आतंकी पैदा करेगा। आपको नहीं लगता कि ये बयान बेहद 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 ही दुर्भाग्यपूर्ण था और भड़काने वाला था? मेरी बात सुनिए शीतल जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जो भी आज स्थिति वहां है वो बड़ी चिंताजनक है, बड़ी गंभीर है। और मैं जो भाजपा के प्रवक्ता आपके अभी बात कर रहे थे, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि जो वो कह रहे थे कि सबको अपनी सियासी लाइन से उठकर बात करनी चाहिए, सियासत को बालातर रख के सबको बात करनी चाहिए, और जिम्मेवारी जो है वो इस वक्त भाजपा और पीडीपी की सरकार पे बनती है कि हालात को सामान्य करें। लेकिन आपकी पार्टी की भी तो बनती है ना राणा जी? मेरी सब मैं कहता हूं कि हर जमात की ये जिम्मेवारी बनती है, हालात पे नजर रखें, हालात की पेचीदगी को समझें और हालात में अपने आप को सियासत का रंग न घोलें और हालात को सामान्य बनाने में अपना अपना योगदान दें। लेकिन आपको लगता है उमर का ये बयान हालात को सामान्य बनाने के लिए सही था? हालात की स्थिति को समझना जो है वो कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई बात जो है, जो हालात हैं वहां, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझे बिना अगर आप कदम उठाएंगे तो वो कदम जो है वो नुकसानदेह होंगे। जाने जा रही हैं, हमें सबको मिलकर इन जानों को बचाना पड़ेगा और इसमें बीडीपी और भाजपा को भी सब्र से काम लेकर, सोच समझ के काम लेकर एक सोच बनानी पड़ेगी। कश्मीर के मुद्दे के हल के लिए सबको एक सोच बनानी पड़ेगी और सिर्फ उसमें बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बड़ी सूझबूझ से सबको इकट्ठा होकर। लेकिन बयान तो उमर अब्दुल्ला का सामने आया देवेंद्र जी। तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा, मुझे यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, ना ही देंगे। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं देने क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वक्त सियासत इस पे खेली जाए। पर सियासत तो उन्होंने की ना। जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं, आप भी समझते हैं, आप खुद समझती हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं। समझती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे कि उमर से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं है। नहीं, उन्होंने जो बात की उनसे इस तरह के बयान की अपेक्षा हम नहीं करते। वो बेहद संभले सुलझे हुए नेता रहे। जो उन्होंने बात की कुछ हकीकत भी है। जमीनी हकायक को समझे बिना बात करना कोई फायदा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के जमीनी हकायक को समझ के ही जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए। आप इसको समझते हैं। अफसोस ये है कि कुछ लोग जो दिल्ली में भी बैठे हैं और जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त राज कर रहे हैं, वो शायद इस स्थिति को समझते नहीं, इसकी पेचीदगियों को नहीं समझते। इसलिए मैं सियासत इसमें नहीं करना चाहता। चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उमर ने जिस तरह ये बयान दिया, अब वो कम से कम आगे आए, बढ़े, बाकी पार्टियों के साथ मिलकर इस
इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, ऐसा कोई बयान दें जिससे लोगों में शांति हो और ये सब तमाम चीजें रुके। देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी है, लेकिन मैं चलूंगी आलोक शर्मा के पास। आलोक जी, क्या ये जिम्मेदारी सभी सियासी दलों की नहीं है? और जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूं शीतल जी, सभी जो भी राजनीतिक दल हैं उनको बहुत संवेदनशीलता के साथ इस समय पर बयानबाजी करनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कल भी माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि हमसे कोई सहयोग चाहिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन आज का जो बहस का आपका मुख्य मुद्दा है, वो पहले प्रश्न मैं आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं, उसमें आ रहा है कि भीड़ कहां से जुटती है। तो अभी आपने देखा होगा, ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को पहले देशद्रोही कहती थी, अभी उनको मिसगाइडेड यूथ कहती है। पत्थरबाजी की जो घटनाओं में लोग इन्वॉल्व थे, 700 से ज्यादा तो लोगों को उनको छोड़ा गया। और सूत्र ये भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है कि हार्डकोर आतंकवादी भी उसमें छोड़े गए हैं। जो अभी आप देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 साल में हालात बिगड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को शायद ये नहीं मालूम है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज पिछले 2.5 साल में बढ़ी हैं, टूरिज्म घटा है। देखिए किस तरह से 1000 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन हुआ है। आप देखिए वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे वो डर के साए में जी रहे हैं। अविश्वास जो है जनता के बीच में और सरकार के बीच में बढ़ा है। पीडीपी जिसकी नींव ही अलगाव के ऊपर है, पीडीपी जब विपक्ष में थी और हम लोग सत्ता में थे तो कहीं ना कहीं वो जो भी अलगाववादी और आतंकवादी थे उनके घरों पर जाकर आंसू बहाया करते थे। कल हीना भट्ट का बयान देखिए क्या आया है कि वाणी की डेथ पर उन्होंने कहा है कि एक मां की गोद उजड़ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके आगे पीछे पुलिस वाले चलते हैं। आज देखिए किस तरह से वहां पर जब उसको सुपुर्दे खाक किया गया तो पीडीपी के तमाम लीडर्स वहां पर मौजूद थे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अलगाववादियों की बड़ाई की गई, उनकी वजह से सफल चुनाव हुआ। आज अलगाववादी वहां पर पूरी तरह से एकत्रित कर दिए हैं भाजपा और पीडीपी की सरकार ने। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से पाकिस्तान में जवाब देना चाहते हैं अलगाववादियों के लिए, उसका ये नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी जम्मू कश्मीर जो है वो हल्केपन में इश्यू ले रही है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा रो रही होगी कि भारतीय। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं हक साहब के पास भी चलूंगी, वहां साहब के पास भी। पहले अनिल बलूनी इसका जवाब दे दें। अनिल बलूनी, काफी गंभीर आरोप, जो जगह लेनी थी उस पर काफी गंभीर आरोप आपकी पार्टी और पीडीपी पर। आप देख लीजिए। शीतल जी देखिए, मैंने शुरू में सबसे आग्रह किया था कि हम लोग राजनीति ना करें, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सब्र नहीं कर पाए, कांग्रेस के प्रवक्ता पेशेंस नहीं रख पाए और उन्होंने अपना वो जो घटिया राजनीति। अरे भाई, मर जवान मर किसान का नारा देकर आए हो, आपकी पार्टी भाई देखिए बीच में टोका टाकी की ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। शीतल जी मेरा आपसे आग्रह है, आलोक जी, टोका टाकी की डिबेट। आलोक जी, आलोक जी, प्लीज अनिल बलूनी को सुन लीजिए। अनिल, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मुद्दा रहा है। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। 1 मिनट दोनों लोग साथ में बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। अनिल बलूनी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात, मैं आपके पास ही आऊंगी। अनिल बलूनी, देखिए मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से कहना है कि पेशेंस रखिए। मैंने आपकी बात पूरी तरह सुनी, आप थोड़ा सुन लीजिए, दर्शक समझ सकेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आलोक शर्मा चर्चा करना चाहते हैं कि कांग्रेस की कश्मीर की समस्या कैसे पैदा हुई, तो मैं जवाहरलाल नेहरू से पहले का भी इतिहास बता सकता हूं, जिन्ना का भी इतिहास बता सकता हूं। आज जो कश्मीर जो देन है, जो आज कश्मीर उबल रहा है, जो कश्मीर आज घायल है, उसके पीछे अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, आज के मुद्दे पे बात करें प्लीज अनिल जी। गलत आंकड़े दे रहे थे भी। पिछले 2 साल के अंदर आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, घुसपैठ की संख्या में कमी आई है, आतंकवादियों के मारे जाने में वृद्धि आई है, और यही कसमसाहट है आतंकवादियों के बीच में। और जब आपने राजनीति कर दिया आलोक शर्मा, तो बताइए, जिस उमर खालिद के लिए राहुल गांधी गए थे, जिसको मासूम बता रहे थे, जिसको इनोसेंट बता रहे थे, आज राहुल गांधी माफी मांगेंगे या उमर खालिद के साथ राहुल गांधी बताएं और छुट्टी से आने के बाद जरूर बताएं देश को। पहले एलओसी पर झगड़े होते थे, आज इंटरनेशनल बॉर्डर भी सेफ नहीं रहा है। लेकिन ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, इतने बड़बोले हैं, इनको पता ही नहीं है, कश्मीर समस्या का नहीं पता है। इसीलिए यही कारण है कि समस्या जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर जाकर कश्मीर में दिवाली मनाने से जाकर कश्मीर में दिवाली मनाने से कुछ नहीं होगा। एक नौकरी अगर कश्मीरी पंडित को आपने दी हो तो बता दीजिए। एक कश्मीरी परिवार वापस स्थापित हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। आपने कश्मीरी पंडित को वोट मांगी, 10 साल तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी। 2010 बाल कर वोट मांगी है। 2010 में राजनीति मत। अच्छा चलिए, दूसरा पर्सपेक्टिव लेते हैं।
साहब, कश्मीर को हक समझिए, साहब, कश्मीर समस्या ये तो को सियासतदान है और समझिए। गांधी सियासत है फैमिली को होश जो में आज बंद कर कश्मीर में हम दीजिए। तस्वीर अब देख आप रहे लोग हैं सत्ता में सड़कों हैं। पर, आप उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन है जो इन साजिशों को हवा दे रहा है? किसकी शय पर ये सब हो रहा है? देखिए, कश्मीर में ये कहना कि आप आज इस मसले को राजनीतिक से हट के देखिए तो कहना शायद गलत है, क्योंकि कश्मीर की जो समस्या है वो तो राजनीतिक समस्या ही है। कश्मीर में आपको सोचना पड़ेगा कि कश्मीर में जो राजनीति है, चाहे वो अलगाववाद की राजनीति है, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल्स वाली बात है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में है तो फिर एक बात है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में है तो इसलिए पीडीपी बीजेपी पे ब्लेम है, और जब आज पीडीपी अपोजिशन में है तो जो उस टाइम की हुकूमत है उस पर ब्लेम है। द बेसिक फैक्ट रिमेन्स कि कश्मीर में एक अपीजमेंट पॉलिसी जो पिछले 70 साल से चली आ रही है, बिल्कुल उसके नाते एक जो इंडियन स्टेट की अथॉरिटी है जो कि ग्रेजुअली वहां पे इरोड करी जाती है, हो रही है, और मैं समझता हूं कि पिछले 2 साल में ज्यादा इरोड हुई है। आपने आर्मी को डिमोरलाइज कर रखा है वहां पे। आपने फॉर द फर्स्ट टाइम ये कहा कि आर्मी वालों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि अगर उनसे कोई ज्यादती हुई, ये ना समझते हुए कि कश्मीर में अब सरे आम आर्मी पे अटैक्स होते हैं और उनके हाथ बंधे रह जाते हैं। उसके ऊपर जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी, तो खैर सत्ता का हिस्सा ही है, वो तो चुपचाप बैठे, कुछ हाथ पे दरे हाथ रखे हुए तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जो बाकी जो राजनीतिक है वो इस पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो कल कमाल ही कर दिया। मैं तो ये समझता हूं कि सबसे पहले कश्मीर में क्या हुआ कल पिछले दिनों, उसको छोड़ के सबसे पहले उमर अब्दुल्ला के कल के ट्वीट्स का कंडेम करना होगा सारे देश भर में एक आवाज में। बिल्कुल, वो उनको कंडेमनेशन करना चाहिए। ही कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग कि जैसे कि वो स्पोक्स पर्सन थे वहां पे, जब उनके टाइम पे ये हुआ था, अमरनाथ यात्रा पे उनके टाइम पे हमले हुए थे, और आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इन्होंने किनको नौकरियां दी। अरे आपके टाइम पे क्या हुआ? आपके टाइम पे तो मनमोहन सिंह जी ने तो पूरे राजकोष खोलने का वादा करा था, कितने हजार करोड़ कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए रखा था, तो क्या उसमें सफलता हुई? खैर नहीं है, वो आज का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा आज का है कि आज वहां पे भीड़ कैसे जुट जाती है। भीड़ जुट जाती है, एक तो अलगाववादियों का समर्थन है, और जो उसके ऊपर जो मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पे, जो कि उसमें अपनी राजनीति वोट बैंक की रोटियां सेकते हैं। ये तो ऑब्वियस है, ये तो, और अनफॉर्चुनेटली उमर के बयान से स्पष्ट भी हो गया। उमर के बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बिल्कुल उमर के बयान से स्पष्ट हुआ। अब बीजेपी पीडीपी फंसी हुई है, क्योंकि हुक्मरान पार्टी है, कुछ कर नहीं पाते हैं। बीजेपी के अपने कोलिशन के कंपल्शंस हैं, वो कुछ वैसे भी देखा जाए कि कश्मीर के स्टेट जो गवर्नेंस है पिछले, जब से महबूबा जी मुफ्ती जी और महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी का तो कुछ रोल ही नहीं रहा। उनका तो बिल्कुल पार्टनरशिप में, वो तो साइलेंट पार्टनर से ही है, तो उनके तो हाथ में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की अपनी ये है, अपनी मजबूरियां हैं। जब तक कि आप स्ट्रिक्टली मैसेज नहीं देंगे, जब तक कि आप ईद इफ्तार पार्टी में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में आने से रोक नहीं लगा सकते हैं, जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे कि वहां पे सेना की कोई टुकड़ी हो जाए, उन पे ऊपर पथराव करे और आप उनको उनके हाथ बांधे कि नहीं आपको एक्शन नहीं लेना क्योंकि हमें उनको अपीज करना है, जब तक कि आप ये सोच नहीं बदलेंगे, जब तक कि आप इंडिया भारत का रिट दोबारा री एस्टैब्लिश नहीं करेंगे भारत कश्मीर में, तब तक ये भीड़ है ऐसी जुटती रहेगी। अलगाववादी जो आजकल इतने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं वो वैसे ही होते रहेंगे, और ग्रेजुअली आप भारत को वहां पे कमजोर करते जाएंगे। बिल्कुल, बहुत पते की बातें इन्होंने कही। मौलाना साहब के पास चलती हूँ, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी, आलोक जी और अनिल। कई सारे बातें इन्होंने हक साहब ने कही है जिनका जवाब बनता है आप दोनों पार्टियों से, लेकिन मौलाना साहब को बीच में लाना जरूरी है। अभी तक उनका मत हमने नहीं लिया। मौलाना साहब, आपको लगता है कि सियासत हो रही है, ये पूरी की पूरी सियासत? देखो शीतल, सबसे अहम तरीन चीज है, आपको जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, पिछले 2 साल में जिस तरीके की जो सूरत हाल आज जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो रही है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कह रहे हैं 2010 से पहले की, बल्कि मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं 90 जैसी झलक नजर आनी शुरू हुई है।
बुरहान वानी का जिस तरीके से उसने लोगों को अलगाव और उग्रवाद की तरफ करा था और उसका मारा जाना यकीनी तौर से मैं समझता हूं जितने बड़े बड़े लश्कर के या दूसरे बड़े आतंकवादी कमांडर मारे जा रहे थे, ये भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री का यकीनी तौर से वो शरह के काबिल है, उनको इसकी मुबारकबाद होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे की एक बात, देखिए भीड़ जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बीजेपी हो या हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो भी हो, भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से, आप एक चीज जो मैं कल से नहीं समझ पा रहा हूं, एक तो उमर अब्दुल्ला के ट्वीट ने जो कंफ्यूजन पैदा किया, और ये खाली उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस और बीजेपी से इसके ऊपर की एक बात करता हूं। पंडित नेहरू को गाली बकना बहुत आसान है, लेकिन ये नेहरू का ही कमाल था कि 67 साल गुजर गए यूनाइटेड नेशन के अंदर, हम तो आज भी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बाध्य है कि वो जम्मू कश्मीर का अपना हिस्सा नहीं कह सकता। इसलिए आप इतिहास में जाके गालियां बकी, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं आज वर्तमान की बात कर रहा हूं। 67 साल गुजर गए, क्या वजह है कि मुफ्ती सईद साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हम अलगाववादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम कुछ लोग कहते हैं साहब इसमें पाकिए, जब तक चीजें 67 साल हो गए हम लोगों के दिल में उस विश्वास को नहीं जगा पाए। कभी आर्मी अफसा हटाने, यही पीडीपी थी जिसने अफसा हटाने की बात की थी, और यही बीजेपी थी जिसने उस वक्त पीडीपी को देशद्रोह कहा था। इसलिए सियासत तो हो रही है, परंतु मेरा कहना यह है कि वानी हो या उस जैसे जितने भी लोग हो, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। मैं आतंकवाद के लिए उसी जगह पे कायम हूं जो बलूनी हो, आलोक जो सब हो, कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, परंतु 20 नहीं। अभी कुछ मालूम हुआ था कि 50 से ज्यादा लोग तक ये लोग जा सकते हैं। इसलिए सरकार को वर्तमान में पहले कदम ये उठाना चाहिए कि जो लोग वहां भीड़ कह के उनका अनादर मत कीजिए, वो जम्मू कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा हैं। भारत की जमीन नहीं, भारत वहां का हर आदमी हमारा हिस्सा है। जो लोग जख्मी हुए हैं शदीद तौर पे, केंद्र सरकार से मैं आपके माध्यम से, चूंकि एक जिम्मेदार चैनल पे एक जिम्मेदार एंकर के साथ में बात कर रहा हूं, मैं अपील करता हूं भारत सरकार से और अपनी आर्मी और अपने जवानों से कि एक तरफ उनको पूरा अधिकार है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए कार्रवाई, लेकिन जो शदीद जख्मी हुए हैं उनको एम्स या दूसरी जगहों पे लाया जाए ताकि कुछ और कैजुअलिटीज और जिंदगियों को बचाया जा सके। ठीक है मौलाना साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आऊंगी आपके पास, लौटूंगी और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के पास भी चलूंगी कि क्या वो पॉलिटिकल विल की कमी है, क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरियां हैं कि ये हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, जो हम कश्मीर में देख रहे हैं हालात बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सियासी दलों को, जो घाटी में सियासत हो रही है उसको, या किसे? ना सिर्फ वो सियासी दल जो कि घाटी में वहां पे किल्लत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश भर में, हमारे कैंपसेस पे, जेएनयू में और जादवपुर में और हैदराबाद में बवाल खड़ा किया हुआ था। आजादी आजादी का नाच गाना वहां पे हो रहा था। लोगों को उकसाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि वो पथराव करें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और उसके उकसाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में कि वो पथराव करें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और उसके अलावा, पथराव करने के अलावा वो वहां पे जो हमारे बंकर थे सड़कों के साथ, उनको उन्होंने हटवाया, तुड़वाया और फिर हमारी कॉन्वॉयज पे हमला किया। ये प्रोत्साहन किसने दिया? ये हमारी उन राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने तूल दिया इस किस्म के जो हमारे कैंपसेस पे जो प्रदर्शन थे। कृष्ण कन्हैया जैसे हमारे जो गद्दार, वो लोग वहां पे जो इतना रौला पा रहे थे और इतना समर्थन प्रोत्साहन दे रहे थे वहां पे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 2000 से लेके 2005 तक हम जम्मू कश्मीर में लड़ रहे थे तो 3,500 टेररिस्ट वहां पे होते थे, जिनमें से 60% पाकिस्तान के पंजाबी और पठान थे। उसके बाद हमने जो है एलसी फेंस बनाया, 80% रोक लगाई इन्फिल्ट्रेशन पे, और मार मार के आज के दिन केवल 179 टोटल टेररिस्ट रह गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो फिर क्यों ये मायूसी का हाल वहां पैदा किया जा रहा है?
क्यों ऐसा बवाल पैदा किया जा रहा है जैसे कि कल कश्मीर जाने वाला है? वहां पे 3,500 टेररिस्टों के सामने जब कुछ नहीं कर सके वो भारत की फौज का, हमारे कंट्रोल का, नियंत्रण का जम्मू कश्मीर में, तो ये 179 टेररिस्ट कैसे वहां पे काया पलट कर सकते हैं? ये केवल मीडिया के कुछ तत्व बेवजह तूल दे रहे हैं। हमारे कुछ न्यूज़पेपर अपने फ्रंट पेज पे उसकी लाश को दिखाकर उसको महान नेता के रूप में दर्शा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि वो एक टेररिस्ट था, वो एक देश गद्दार था। और उसको उसका सही मैं इसमें शीतल एक बात कहना चाहूंगा। कहिए बलराज जी, फिर मुझे आलोक जी और अनिल जी के पास जाना है। कहिए। बिल्कुल शीतल जी। हाँ आलोक जी, आ रही हूँ आपके पास। बिल्कुल मैं बिल्कुल जनरल बख्शी साहब के साथ हूँ। मैं भी क्यों में हूँ, दोनों के पास आ रहे। बहाली अमन किया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि एक बात पाकिस्तान में, मैं 1 मिनट सुन लीजिए शीतल मुझको। हाँ। जो जनरल बख्शी साहब ने कहा उनके हर लफ्ज से मैं सहमत हूँ। भारतीय सेना ने अपने जवानों और अपने अफसरों का बलिदान देके जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, आतंकवाद का सफाया किया, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बुरहान वानी को मार के जो शहीद का दर्जा दिलाया, और जो आज आसिया अंद्रावी कर रही है बच्चों से बाहर आओ, इन अलगाववादियों से पूछो कि तुम्हारे बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन और बेंगलुरु और हैदराबाद में पढ़ते हैं, लेकिन आम गरीब आदमी के, आम कश्मीरी गांव के बच्चों को तुम पत्थरबाजी पे उकसा रहे हो। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ जो तत्व है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो बुरहान वानी की हिमायत कर रहा है, उसको कह रहा है पोस्टर बॉय कह के पुकार रहा है, ये कहीं ना कहीं आर्मी का मनोबल गिरा रहा है, जम्मू कश्मीर के अमन को खराब कर, और पाकिस्तान का ना चाहते हुए भी ये लोग हिमायत कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, इसका जवाब बनता है आपसे। उन तत्वों की बात हो रही है यहाँ पर जो कैंपसेस में हल्ला किए हुए हैं, और आपके नेता उनके समर्थन में नजर आते हैं खड़े हुए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, उमर खालिद के इस बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता हूँ। जो भी बुरहान वानी की हिमायत करेगा वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। बात में नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। मैं जानना चाहता हूं मेजर जीडी बख्शी से कि वहां पर अगर आर्मी के बंकर हटते हैं तो क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ उसकी वजह से हटते हैं? वो तो स्वयं एक फौजी रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। आप केवल आरोप लगाएं विवेकानंद फाउंडेशन की कुर्सी पर बैठकर, ये उचित नहीं है। जो लोग जेएनयू के अंदर मुंह पर मफलर बांध के नारे लगा रहे थे, जीडी बख्शी साहब, वो आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? तीसरा मुद्दा, मैं आप आज से जानना चाहता हूं कि आप मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। मीडिया को मौका किसने दिया? अरे भाई, अफजल गुरु को जब तिहाड़ में यहां पर फांसी दी गई तो रातों रात किसी को पता नहीं चला था, लेकिन आपने आज वाणी की डेड बॉडी को वहां नुमाइश के लिए क्यों छोड़ दिया था? याकूब मेनन की बॉडी को नुमाइश के लिए बॉम्बे में किसने छोड़ दिया था? ये भारतीय जनता पार्टी की इंटेलिजेंस का कंप्लीटली फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को नहीं संभाल पा रही है। आप मुझे बताइए, उसको वाणी को टेररिस्ट होने के बावजूद चुपचाप दफना देते, उसको क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन आपने वहां पर पीडीपी की सरकार में बैठे हैं, पीडीपी की सरकार ने वहां पर पूरा नौटंकी करने के लिए मौका दिया। पीडीपी की सरकार ने वहां के उनके जो ऑफिशियल ऑफिस बियरर्स हैं वो लोग उसके जनाजे में शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप मूक बन के बैठी हुई है। जहां तक बात हमारे ऊपर आरोप लगे कि सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में क्या हुआ, वो मेजर जीडी बख्शी साहब ने शायद बेहतर बता दिया है कि 2005 से और पिछले वर्षों में 3,500 से आतंकवादियों की संख्या घटी है। मैं जीडी बख्शी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने यूपीए सरकार की बड़ाई की है, लेकिन पिछले 2.5 साल के अंदर जब से यूपीए सरकार गई है वहां पर टेररिज्म बढ़ा है और टूरिज्म घटा है। मोदी साहब को जवाब देना होगा कि 3D, 4P, 5D वो सब फार्मूले कहां चले गए? जम्मू कश्मीर उबल रहा है। और जीडी बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि वहां पर हौसले गिराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी के जो जगह थी उनको खाली कराया गया है। जीडी बख्शी साहब इस बात को कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं? सैयद कॉलोनी का नाम हो, मसरत आलम का मैटर हो, वाणी का मैटर हो, अच्छा आप जवाब सुन लें। सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अनिल बलूनी और फिर जनरल बख्शी। अनिल बलूनी पूरी तरह से अलगाववादियों के साथ है। अनिल बलूनी फिर जनरल बख्शी। शीतल जी देखिए, शीतल जी मैं दहलवी साहब के सवालों को भी जवाब दे सकता हूं, जो इतिहास की वो बात कर रहे थे, और वो जो नेहरू जी की बात कर रहे थे, मैं सारी बातों का जवाब दे सकता हूं, उनके इतिहास को करेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ये समय नहीं है कि इन सब पे बात की जाए। आलोक शर्मा बात बता रहे हैं कि घाटी की हालत खराब है।
आलोक शर्मा देश भूला नहीं है 2010 का कश्मीर, जब 2010 में कितने दिनों तक पत्थरबाजी होती रही थी। अरे भाई 1000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पड़े हैं, 20 से देखिए भाई ज्यादा गलत लोग बात मर गए है, हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोलता। पीछे 50,000 लोग चल रहे हैं और आपके देखिए शीतल जी, ये इनका पेशेंस है, पेशेंस लूज मत कीजिए। आप आरोप लगा रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए 2010 में इन्होंने क्या हालत किया सब जानते हैं, पिछले 67 सालों में कश्मीर का क्या हालत किया सब लोग जानते हैं। और अभी बात कर रहे थे कि हम लोग कंपेयर मत करो। आलोक उस शर्मा, समय तो कांग्रेस राहुल गांधी, कांग्रेस देशद्रोही नहीं भाई शीतल जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, राष्ट्रवादी डिबेट नहीं होगी। सीडी बख्शी साहब भी आलोक जी सुन लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ, अरे आलोक जी सुन लीजिए कृपया, सुन लीजिए के नारे लगे तो जवाब सुन लीजिए, इसको प्रूव करूंगा अभी। अनिल जी आप बोलिए। देखिए शीतल जी, अभी ये बात कर रहे थे कि हम लोग विघटनकारियों से मिले हुए हैं। अभी देखिए मैं बताता हूं, क्या राहुल गांधी छुट्टियां जब बिता के लौटेंगे हिंदुस्तान, वो बताएंगे कि उमर खालिद के पक्ष में वो टैसू भा रहे थे जेएनयू के अंदर, वो कैसे भा रहे थे बताइए जरा। क्या माफी मांगेंगे? आज उमर खालिद कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश से क्षमा मांगेंगे पहली बार। मैं जिन तत्वों की बात कर रहा था शीतल जी, वो तत्व बताता हूं कौन से हैं जो देश में इन चीजों को बढ़ाते हैं। वो तत्व हैं इनके महासचिव जाकिर नाइक की बड़ाई करते हैं, उसको शांति का दूत बोलते हैं, जो दुनिया में आतंकवाद का पर्यायवाची है। क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्या अरे जाकिर नाइक का मुद्दा नहीं है, अभी कश्मीर में बात ऐसे करिए ना। शक्तियों को बढ़ाना नहीं था? क्या बाटला हाउस के एनकाउंटर पे होना, इसकी बातों को बढ़ावा देना नहीं है? कांग्रेस ने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए सदैव बढ़ाया है, और कांग्रेस और राहुल गांधी का जवाब देना है कि उमर खालिद के बारे में जो वो बातें कह रहे थे, राहुल गांधी माफी मांगे देश से आके, राहुल गांधी माफी मांगे देश से। ठीक है जनरल बख्शी, खालिद के लिए जनरल बख्शी सरकार को बदनाम करने का काम किया। प्लीज सुन लीजिए, एक करके सुन लीजिए। जनरल बख्शी आतंकवादियों के मैं जनरल बख्शी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप सवाल पूछिए। जनरल बख्शी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा। हाँ पूछिए जी। देखिए मैं जनरल बख्शी साहब की बहुत इज्जत और एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने अपना देश के लिए समय दिया है, और मैं पूछना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब, मैं आतंकवाद कहीं भी हो उसके लिए जीरो टॉलरेंस चाहता हूं, लेकिन एक बात, जिस तरीके से अफजल गुरु की लाश को यही रोक दिया गया, मकबूल भट्ट की लाश को रोक दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार ने जो इसको वानी को वापस करी है उसकी बॉडी को, पहली गलती तो ये थी। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसी देश के अंदर इस सरकार के दो मापदंड हैं। जब देश को बंटवाना और देश के देशद्रोही के तौर पर जिस आदमी को फांसी की सजा मिल चुकी हो, उस रजवाना को और उस भुल्लर को जब पैरोल पे छोड़ा जाता है तो कहीं न कहीं शंका पैदा होती है कि आप आतंकवाद के लिए दो पैरामीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को आतंकवाद की एक ही परिभाषा होनी चाहिए, देशद्रोह कोई भी करे उसको। कहीं ना कहीं जनरल बख्शी आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिकल गलती हुई है उसकी बॉडी को देके? देखिए साहब, ऐसे मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मैं कोई राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे मौकों पर हम सबको एकजुट, एक आवाज, हम आवाज में बोलना चाहिए। ये हम ठीक नहीं लगता कि हम इस तरह आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। देखिए, ये लड़ाई सैनिक तौर पे तकरीबन जीती जा चुकी थी। 3,500 टेररिस्ट मार मार के जहां 179 टेररिस्ट रह गए हैं, तो ये जो बेवजह प्रोत्साहन दिया गया हमारे कैंपसेस में, कुछ एनजीओज, कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया, ये इनके प्रोत्साहन की वजह से पथरावबाजी वहां से शुरू हुई। कैंपस में कोई अगर नारे लगाता है उसकी वजह से क्या आर्मी डिमोरलाइज हो जाती है? यही बात कर रहे हैं आप। मैं तो समझता था कि आप मेजर जनरल रहे हैं, आप कोई फौजी वाली बात करेंगे, आप तो बहुत बुजुर्गों वाली बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी सैनिक रही है, बाकी सर सैनिक क्या मतलब? रजवाना और भुल्लर के में नारे लगे तो हमारी फौज डिमोरलाइज हो जाएगी। ये एक आर्मी का रिटायर्ड जो है, ऐसा है कि मैं वहां पे लड़ा हूं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं विवेकानंद फाउंडेशन में बैठा हूं।
मैं लड़ा हूं वहां पे 10 सर, आप साल। कितने लड़े हैं मैं वो भी जानता हूं, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपकी तरह राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा आप फौजों पर कितने लड़े हैं मैं जानता हूं। लड़ा हूं टेररिस्टों के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्मा कीजिए। सैनिकों की बात हो रहा है, इन सैनिकों के खिलाफ इस तरह से आप लोग हमको जो है पता चल जाएगा। हमको जो है लॉ एंड ऑर्डर से सर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तमाम मेहमानों को रोकूंगी। ब्रेक के बाद इस वाद विवाद बहस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा ब्रेक के बाद इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रास्ता क्या है, कोई रास्ता है भी या नहीं। एक छोटा सा देख रहे हैं, बहस अपने आखिरी पड़ाव में है। हक साहब, क्या चारा है हमारे पास, क्या सोल्यूशन है, क्या किया जाए मौजूदा सूरत हाल में जो अभी बने हुए हैं और अदरवाइज? देखिए, कश्मीर में आप पिछले 70 सालों से दिलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, वे प्रयास जारी रखें, लेकिन साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि दिल तो हम जीत ही लेंगे, जैसे भी हो उसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। लाइक एक स्कूल में टीचर होता है, बच्चों को प्यार करता है, उनको कदर, लेकिन जब उसको सख्त होने की जरूरत पड़ती है तो सख्त भी हो जाता है। तो कश्मीर में जहां पे सख्त होने की जरूरत है वहां पे हम कोई कोताही ना करें, ताकि उन लोगों को सिग्नल मिले जो लोग ऐसे कामों में वहां पे बिजी हैं, भड़काने वाले कामों में, आतंकवाद के कामों में, या उनके आतंकवाद के पीछे जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये बात का एक स्ट्रांग सिग्नल मिले कि स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का अथॉरिटी है, विद इन द स्टेट अथॉरिटी अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमें चुनी हुई सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम गलत करें तो हमारे ऊपर स्टेट की लाठी भी पड़ सकती है। तो जब तक कि आप ये सिग्नल ना दे वहां पे, आज क्या हो रहा है वहां पे, आज तो एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी सी लगी है वहां पे, लग रही है वहां पे, कि लोगों को लग रहा है कि ये तो हम जो करें वो तो ठीक है। एक तो वहां पे तो लगता है कि क्या शायद केंद्र में चाहे राज्य में सरकार तो नपुंसक सरकार बैठी है, कुछ भी नहीं कर सकती है। हम आर्मी के बंकर तोड़े, आर्मी के सामने तो हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठ सकती है। हम किसी के फौजी कॉन्वॉयज पे पत्थर मारे या उनके ऊपर हमला करे तो हमारे ऊपर तो कोई एक्शन ही नहीं होने वाला है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कश्मीरियों के ऊपर कोई ये करे। तो कहीं ना कहीं पे जो ये एक धारणा बनी है कश्मीर में कि हमें हम शायद सबसे ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ये हटाने की जरूरत है। और साइड बाय साइड में आपको जो कुछ भी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे वहां पे काम करना है तो वो तो करिए, लेकिन अपनी स्ट्रिक्टनेस भी तो दिखाइए वहां पे। आनंद बलूनी जी, कड़ा संदेश जाएगा, कोई स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी। बहुत कम सेकंड्स है हमारे पास और जो शो खत्म करना है। देखिए शीतल जी, मेरे को लगता है कि जो पुनः कश्मीर के जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कश्मीर के अंदर बहुत सख्त संदेश है, सबको पता है, सुरक्षा बल बिल्कुल मुस्तैद है और किसी भी कीमत पे कहीं कोई हल्कापन नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा शीतल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक सैनिक का भी अपमान किया है। देखिए आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी नहीं समझेगी, जनरल बख्शी ने अपने जीवन दिए, अपनी जवानी दी इस देश को, आज उनका आप जिन शब्दों में अपमान कर रहे हो, आप राहुल गांधी की पार्टी के लोग 3 महीने साल में बैंकॉक के, चलिए आप लोग बाहर उलझ लीजिएगा क्योंकि मेरे शो का वक्त खत्म हो रहा है। आप सभी का, जनरल बख्शी का, कमल हक का, आलोक शर्मा, अनिल बलूनी, मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी, सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी का भी, आप अपनी राय हमें जरूर दें, शीतल राजपूत 05 पे ट्वीट करें। फिलहाल